कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की कर रहे हैं जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। भारत की दवा कंपनियां चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के तहत चीन से कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज और की स्टार्टिंग मटेरियल्स केएसएम्स की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। ये अब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन ग्राउंड हालात से पता चलता है कि सप्लाई चेन अभी भी काफी हद तक कमजोर बनी हुई है। यह ट्रैप कई इंडियन फार्मा कंपनीज को काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि नई जगहों पर भी मूल समस्या यानी चाइनीज केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स की निर्भरता खत्म नहीं हो पा रही है। 2025-26 में भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्थिति को देखें तो एपीआईज के कुल इंपोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी अभी भी 70 से 74% के आसपास बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने एपीआईज और बल्क ड्रग्स के इंपोर्ट पर करीब 39,215 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से 29,064 करोड़ रुपए यानी लगभग 74% हिस्सा सिर्फ चीन से आया। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023 के 70% से बढ़कर 74% हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण एपीआईज जैसे रिफाम्पिसिन 6 एपीए जो कि पेनिसिलिन का आधार है, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन सॉल्ट्स और क्लेवुलिनिक एसिड में चीन पर निर्भरता 93 से 100% तक पहुंच गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में यानी पिछले वित्त वर्ष में कई एपीआईज में चीन की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा रही। पीएलआई स्कीम और बल्क ड्रग पार्क्स के बावजूद घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन स्केल और लागत के कारण चीन अभी भी सस्ता और बड़ा सप्लायर बना हुआ है। कई बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और ऑरबिंदो अब चाइना प्लस वन मॉडल अपना रही हैं। वे वियतनाम में एपीआई प्लांट्स या जॉइंट वेंचर सेटअप कर रही हैं, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट कम है, टैक्स छूट मिल रही है और सरकार फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। इंडोनेशिया भी स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया में सप्लाई चेन मजबूत हो सके। कुछ कंपनियां वियतनाम में केएसएम के लिए छोटे छोटे सोर्सिंग एग्रीमेंट्स भी कर रही हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर समस्या ये है कि वियतनाम और इंडोनेशिया में पूरा केमिकल सिस्टम बना नहीं है। ये देश खुद कई बेसिक केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स के लिए चाइना पर निर्भर करते हैं। नतीजा ये होता है कि भारतीय कंपनियां चीन से माल नहीं खरीद रही हैं, लेकिन वियतनाम या इंडोनेशिया से खरीदा माल भी आखिरकार चाइना के कच्चे माल से ही बन रहा है। एक प्रमुख फार्मा एग्जीक्यूटिव ने बताया कि हम वियतनाम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन 60 से 70% केसेस में केएसएम अभी भी चीन से आ रहे हैं। इससे लागत 15 से 25% बढ़ गई है। क्वालिटी चेकिंग में समय भी ज्यादा लग रहा है और लीड टाइम बढ़ गया है। वियतनाम में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकसित हो रहा है। वहाँ पावर सप्लाई अनियमित है, पर्यावरण के क्लियरेंस में देरी होती है और स्किल्ड केमिस्ट्स की भी कमी है। इंडोनेशिया में रेगुलेटरी अप्रूवल्स काफ़ी सख्त हैं और लोकल कंटेंट नियम कंपनियों को मजबूर करते हैं कि वे लोकल पार्टनर्स के साथ काम करें, लेकिन इन पार्टनर्स की क्षमता सीमित है। कई छोटे भारतीय सप्लायर्स ने वियतनाम में प्लांट लगाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती 2-3 साल में घाटा उठाया क्योंकि उत्पादन लागत चीन से ज्यादा निकली। ये ट्रैप ग्लोबल लेवल पर भी दिख रहा है। अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां भी चाइना प्लस वन के तहत भारत या वियतनाम को चुन रही हैं, लेकिन यूएसपी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बने कई एपीआईज के केएसएम अभी भी चाइना से आते हैं। इसका नतीजा ये है कि इंडियन मेडिसिन में भी चाइनीज रूट बरकरार है। 2025 में ग्लोबल एपीआई मार्केट करीब 245 बिलियन डॉलर का था और भारत का हिस्सा इस वॉल्यूम में 8% है। लेकिन चीन अभी भी फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई जैसे एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स में 90 से 95% ग्लोबल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। भारत सरकार पीएलआई स्कीम के तहत 41 महत्वपूर्ण एपीआईज और केएसएम्स के लिए प्रोत्साहन दे रही है। 3 बल्क ड्रग पार्क्स भी विकसित किए जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर तक
48 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जिनमें से 38 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। इनमें 28 प्रोडक्ट्स के लिए लगभग 56,800 टन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की घरेलू क्षमता तैयार हुई है। पीएलआई स्कीम के तहत कुल इन्वेस्टमेंट 4,814 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है और इससे आयात में बचत भी हुई है। फिर भी कुल एपीआई इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली बदलाव 5 से 10 साल में आएगा, जब केमिकल क्लस्टर्स और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मजबूत होंगे। फिलहाल कई कंपनियां हाइब्रिड मॉडल को अपना रही हैं, थोड़ा घरेलू उत्पादन, थोड़ा वियतनाम या इंडोनेशिया और ज़रूरत पड़ने पर चीन से भी। लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर, रेड सी क्राइसिस या चीन में कोई पर्यावरण संबंधी नियमों में बदलाव हो गया तो पूरी चेन प्रभावित हो सकती है। तथ्यों और रिपोर्ट्स के एनालिसिस से एक और सच्चाई सामने आई है। हैदराबाद और गुजरात के एपीआई मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि वियतनाम से आने वाले सामान की क्वालिटी चेकिंग में 20 से 30% बैच रिजेक्ट होने का कारण बनती है, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों से मैच नहीं करते। इंडोनेशिया में लॉजिस्टिक्स काफ़ी महंगा है और वहाँ से शिपमेंट डिले होना आम बात है। छोटी कंपनियों के लिए ये शिफ्ट लगभग असंभव है, क्योंकि उन्हें बड़े ऑर्डर और लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत होती है। ये स्थिति इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाला देश अभी भी कच्चे माल में दूसरों पर निर्भर है। अगर पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत और रिसर्च इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाए तो 2030 तक ये निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल चाइना प्लस वन सिर्फ नाम भर का बदलाव लग रहा है। असल में सप्लाई चेन का चाइनीज ट्रैप बरकरार है। कंपनियां लागत बढ़ने, क्वालिटी रिस्क और शिपमेंट के डिले से जूझ रही हैं। सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर केमिकल इकोसिस्टम बनाना होगा, ताकि भारत न सिर्फ फॉर्मुलेशंस में बल्कि एपीआईज और केएसएम्स में भी आत्मनिर्भर बन सके। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि रियल ग्राउंड रियलिटी की है। जहां एक तरफ कंपनियां चाइना से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नई सप्लाई चेन अभी पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं बन सकी है। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो ये ट्रैप भारतीय दवा उद्योग को और महंगा पड़ सकता है और ग्लोबल सप्लाई में भारत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.